नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2023 का पेपर है, जिसमें कि जो जनरल साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स से कितने प्रश्न पूछे गए, केमिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए और बायोलॉजी से कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो ऐसे ही 2023 का, फिर 2022 का, 2021 का और फिर 2018 तक फाइनली, यानी 5 साल का जो पेपर है वो सारा हम देखेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड। और पॉलिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं हम यहाँ पे। इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो 2023 में डायरेक्टली खैर कोई प्रश्न फिजिक्स से नहीं आया। तो जो केमिस्ट्री से पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। तो आप जानते हैं आर्गन है, ये रेडॉन है, रेडॉन, क्रिप्टन, ये तीनों जो हैं वो नोबेल गैसेज हैं। एक्टीनियम जो है ये नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी यहाँ देख लेते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है वो AC होता है और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 89 होती है। 1902 में फ्रेडरिक ऑस्कर गेसेल द्वारा ये पहचाना गया था और इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो दिया था इमैनियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार मतलब बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला होता है N2O। दोनों चीज़ें याद रखिएगा बिल्कुल। तो इसी को हम कहते हैं हंसी पैदा करने वाली गैस। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सामान्य ताप पर यह रंगहीन, अज्वलनशील, मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद वाली गैस होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो शल्य क्रिया में और दंत चिकित्सा में, उसके बाद एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो इसमें से पूछा गया कि कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन घटक होगा। फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जो नेचुरल रेशम होता है उसके घटक नहीं होंगे। ठीक है, रेशम क्या है? तो एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। रेशम में कुछ प्रकार के ये रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये प्रोटीन रेशों में मुख्यतः क्या होता है? फाइब्रोनिन होता है। ठीक है, FIBROIN। ये रेशे कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम रेशम कौन सा हो? तो शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। तो देखिए केमिस्ट्री से केवल 3 प्रश्न पूछे गए 2023 की परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वन बाय वन सारे हम ये भी देख लेते हैं। तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशीय शैवाल है। इसके अंतर्गत लाल, भूरे तथा हरे रंग के शैवाल की भी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनको फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, PHYCOLOGY। और आयोडीन बनाने वाले शैवाल कौन कौन से हैं? तो वो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है और एक्लोनिया है। ये तीनों नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, तो पौधों के जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जो जाइलम होता है वो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक होता है। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कौन सा है? तो जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा जो है वो यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। उल्लेखनीय है कि पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। एक मतलब कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं उनकी आयु की गणना कैसे की जाती है? तो उसमें जो छल्ले बने रहते हैं उसके आधार पर उसकी आयु की गणना की जाती है। ये एक अलग सेपरेट प्रश्न पूछा भी गया है पहले। पौधों की पत्तियों में फ्लोएम पाया जाता है, जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को कहाँ देता है? वो विभिन्न भागों तक, यानी जड़ तक, जो तने होते हैं यहाँ तक का सारा पहुँचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों में आपको अंतर पता लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा कौन सा है? वो नेफेंथिस है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो नेफेंथिस क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है। इसे प्रायः ट्रॉपिकल पिंचर प्लांट्स या मंकी कप्स के नाम से जाना जाता है। यह पौधा नेफेंथिस परिवार में मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति है, जिसमें लगभग 120 प्रजातियां शामिल हैं। ये पौधे दक्षिण चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में मुख्यतः पाए जाते हैं। नेफेंथिस नाम सर्वप्रथम 1737 में कैरोलस लिनियस के हार्ट्स क्लियोफोर्टियानस में प्रकाशित हुआ था। ये जो मतलब कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो उसको हम इंसुलिन कहते हैं। डिटेल देख लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अन्य श्रवण में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। मानव हृदय जो होता है तो 4 कुष्ठ का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद और बाएं अलिंद, व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। विदित है कि हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? उनको धमनी कहते हैं। और शिरा किसको कहते हैं? ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें व्याधि और उनके कारक पूछा गया था कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका सुमेलित चीज देख लेते हैं। तो पेप्टिक व्रण जो होता है ये विषाणु से रिलेटेड है, डेंगू विषाणु से है, फीलपाँव जो कृमि से, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो उसका नाम है टॉक्सवाइड। तो डिप्थीरिया श्वास संबंधी एक बीमारी है। इस बीमारी से मानव शरीर की श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण क्या है? तो श्वास लेने में कठिनाई, और उसके बाद दम घुटना, हल्का बुखार और वजन का घटना। ये सारे किसके लक्षण हैं? ये डिप्थीरिया के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया गया था? तो वो मॉडर्ना द्वारा बनाया गया था। डिटेल, तो मॉडर्ना mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था। यह टीका 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। तो देखिए 2023 में अगर बायोलॉजी की बात करें तो 8 प्रश्न पूछे गए थे, और जो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे वो 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के 8 और 3 11 प्रश्न जनरल साइंस से पूछे गए। कब? 2023 की परीक्षा में। तो इसके बाद हम सामान्य विज्ञान का 2022 का प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो भौतिक विज्ञान का प्रश्न पूछा गया, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो वो उसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा ये चेंज किया जाता है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसमें सौर पैनल या सौर सेलों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन होता है, जिन्हें फोटोवोल्टेइक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। फोटोवोल्टेइक प्रभाव पहली बार फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी एडमंड बेकुरल द्वारा 1839 में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रकार की ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर जो होता है वो किस में लगता है? डीजल इंजन में लगता है, या भाप के इंजन में लगता है, या पेट्रोल के इंजन में लगता है, या डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में लगता है? तो जो कार्बोरेटर होता है वो केवल पेट्रोल के इंजन में लगा होता है। तो ये एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को क्या करती है? मिश्रित करती है। इसका आविष्कार कार्ल बेंज ने 1885 ईस्वी से पहले किया था, और कार्बोरेटर जो होता है वो केवल पेट्रोल इंजन में ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये कुछ मात्राएं दी गई हैं, उनका एसआई यूनिट दिया गया है। आपको इनमें ये बताना था कौन सा सही नहीं है। हम यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। तो दबाव या दाब, इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। उसके बाद लेंस की क्षमता, इसको डायोप्टर कहते हैं। ऊष्मा को जूल में, और रेडियो एक्टिव जो पदार्थ की सक्रियता होती है इसको बेकुरल कहते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको गाइगर काउंटर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? ठीक है, तो देखिए ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप होता है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक स्तरित संरचना होती है जो एक हेक्सागोनल क्रिस्टल संरचना में व्यवस्थित 6 कार्बन परमाणुओं वाले छल्ले से बनी होती है, और मानक परिस्थितियों में कार्बन का ये शुद्ध रूप है क्या? ग्रेफाइट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, एवं यह विद्युत तथा ताप दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। अपेक्षित इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 2.25 होता है, और यह 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलकर CO2 बनाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में लीड तथा
घड़ियों में कमानी बनाने में होता है। उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे सूची दी गई है और सूची 2 दी गई है। ये क्षेत्र दिए गए हैं और जो शोर स्तर होता है जिसको हम डेसिबल में नापते हैं कि वो किस किस क्षेत्र का क्या क्या होता है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। हम यहाँ पे करेक्ट इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखिए, जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे 55 डेसिबल होना चाहिए, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र का जो होना चाहिए वो नॉइज़ वो 70 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र का जो नॉइज़ होना चाहिए वो 65 डेसिबल। ठीक है, तो इस हिसाब से 2022 में केवल 5 प्रश्न पूछे गए। किससे? फिजिक्स से। इसके बाद केमिस्ट्री से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? तो वहाँ पे होता है ओजोन। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर आप नॉर्मली बात करें तो अगर ये समुद्र तल है, समुद्र तल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये तीखे गंध वाली एक विषैली गैस होती है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन और डिटेल में हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश रासायनिक धुंध एक भूरा रंग का धुंध होता है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण पर सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण बनता है। इसमें मानव जनित वायु प्रदूषक मुख्य रूप से ओजोन, नाइट्रिक एसिड और कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यातव्य है कि ओजोन प्रकाश रासायनिक धुंध का सबसे गहरीला घटक है और इसके कई स्थानों पर कृषि और देसी पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या होता है? तो वहाँ पे ओजोन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम देखते हैं केमिस्ट्री का। तो सीएनजी के बारे में पूछा गया कि सीएनजी किससे बनी होती है। तो आप जानते हैं सीएनजी मीथेन से बनी होती है। मीथेन का अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि सीएनजी में मीथेन का कितना परसेंटेज होता है, तो वो लगभग 75 से लेकर के 95% तक का सीएनजी में मीथेन की मात्रा होती है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो नेचुरल गैस होती है उसी की तरह ये भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो अभी आपने देखा कि नेचुरल गैस का जो मुख्य अवयव क्या है वो मीथेन है, ऊपर वाला प्रश्न ही था। तो प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः क्या होती है? मीथेन भी होती है। मीथेन की मात्रा लगभग 45 से लेकर 85% तक होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। प्राकृतिक गैस के मुख्य उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, वाहनों के ईंधन के रूप में, खाद्य निर्माण और विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। किसका? मीथेन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अभिकथन और कारण का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है, 1 गिलास पानी में नमक का घोल क्या होता है? समरस होता है। उसके बाद इसका जो कारण दिया गया है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल क्या होता है? समरस होता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता उनको क्या कहा जाता है? उनको समांगी मिश्रण कहा जाता है। नमक और पानी का घोल क्या होगा? एक समांगी मिश्रण होगा। इस प्रकार दिया गया अभिकथन, 1 गिलास पानी में नमक का घोल जो होगा वो समरस होगा। तो यहाँ पे जो रीज़न होगा वो गलत दिया है। बाकी कथन जो है 1 गिलास पानी में नमक का घोल कैसा होगा? वो समरस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे केमिस्ट्री के केवल 4 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद बायोलॉजी के देखते हैं कि 2023 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये पादप रोग और उनके कारक के आपको मैचिंग करनी थी। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो खट्टे नासर, इनका कारक क्या है? वो जीवाणु है। गन्ने का लाल सड़न रोग ये कवक फुई से है। और आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और गेहूँ का सेहू रोग जो है ये कीट के कारण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे 4 दिए गए, रेयान, रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्टम, संश्लेषित स्वीटनर और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, नियोप्रिन, विशिष्ट वर्ण। इसमें से ये बताना आपको इसमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच हम देख लेते हैं। तो रेयान क्या है? ये रेयान है। रेयान एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है। एस्पार्टम क्या है? तो ये सिंथेटिक मिठास यानी एक संश्लेषित मधुरक है, आप कह सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। उसके बाद नियोप्रिन क्या है? ये एक विशिष्ट रबड़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रेयान जो है ये रूपांतरित स्टार्च, ये गलत होगा। बाकी सारे करेक्टली यहाँ पे मैच्ड हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है?
तो वो जो मच्छर का नाम है उसको हम एडीज कहते हैं। तो जो डेंगू फीवर है, डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू बुखार की चपेट में बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे भी आसानी से आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति को इतना अधिक दर्द होता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, एडीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो बैसिलिस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है? तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का और निमोनिया का, इन दोनों का ही बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। 1892 ईस्वी में पहली बार रिचर्ड फीफर ने एक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान इन्फ्लुएंजा का वर्णन किया था। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नकारात्मक जीवाणु है जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक स्वरूप और निमोनिया का एक कारक है। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है, 2 सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? अब सल्फा ड्रग के बारे में आपको बताना है कि ये औषधि किस प्रकार की है। तो ये प्रतिजीवाणुक एक औषधि है सल्फा ड्रग। ठीक है, अगर आप और भी सल्फा औषधियों के नाम जानना चाहें तो उसमें आता है सल्फा डाइजीन, उसके बाद आता है नाम सल्फा गुनाडीन, फिर सल्फा थिरिडीन। एक बार बीपीएससी में इस तरह से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि मतलब जो सल्फा ड्रग्स के बारे में उनके नाम पूछे गए थे बीपीएससी में। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सल्फा ड्रग, जिसे सल्फानिलामाइड्स भी कहा जाता है, एक प्रतिजीवाणुक औषधि है। सल्फोनामाइड्स के जीवाणुरोधी प्रभाव पहली बार 1932 ईस्वी में देखे गए जब जर्मन जीवाणु वैज्ञानिक और रोग वैज्ञानिक गेरहार्ड डोमगक ने लाल रंग के प्रभावों को चूहे के स्टेटोस्कोपस के संक्रमण पर नोट किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये एकेडिना है, कई बार प्रश्न पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाले मोनोट्रीम कुल का एक प्राणी है ये। और एकेडिना तथा प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। इनकी 4 ज्ञात जातियां हैं। इसके अलावा केवल एक प्लेटिपस की ही जाति मोनोट्रीम कुल की 5 अस्तित्ववान जातियां हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जो है मतलब 6 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, और इसमें इसके पहले केमिस्ट्री से कितने प्रश्न आए वो हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री से यहाँ जो पूछे गए वो पूछे गए थे 4 प्रश्न, तो 6 4 10 हो गए। और अगर फिजिक्स से हम देखें कितने प्रश्न पूछे गए, तो फिजिक्स से यहाँ जो पूछे गए वो पूछे गए 5 प्रश्न। तो कुल मिला के 2022 के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स परीक्षा में, यूपीपीसीएस में लगभग 15 प्रश्न पूछे गए साइंस से। ठीक है, 2021 में देखते हैं कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो फिजिक्स का पहले हम देखते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस घनत्व मापन में होता है, यानी किसका घनत्व मापन में किया जाता है? तो वहाँ पे धुआं का मापन किया जाता है। देखिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग मेनली धुएँ के घनत्व के मापन के लिए किया जाता है, और इसे 1888 में पेरिस में, नाम आप थोड़ा याद रखिएगा, लॉ स्टेशन डी यानी SAD मशीन्स के कृषि इंजीनियरिंग मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, इनका नाम था, एक फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा ये विकसित किया गया था। इससे धुएं के आभासी घनत्व और अपारदर्शिता को मापा जाता है। किससे? रिंगलमैन स्केल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा धुआं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है रक्त में शर्करा का सामान्यतः स्तर? तो वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो रक्त में शुगर का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। रक्त शर्करा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कहते हैं। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो वो क्रुक्स ग्लास होता है। तो ये काटता है पराबैंगनी विकिरणों को। यह एक पारदर्शी सामग्री है। यह अनिवार्य रूप से अशीतित तरल यानी सुपर कोल्ड लिक्विड है। यह एक विशेष प्रकार का कांच है जिसमें सेरियम ऑक्साइड यानी CeO2 होता है। इसमें पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण होता है। इसका उपयोग धूप के चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। क्रुक्स ग्लास पराबैंगनी किरणों को काटता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, धूल कण जो होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, उनका डिफ्यूजन करते हैं, उनका विसरण करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण है। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। विसरण उच्च सांद्रता से के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है?
तो विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, तो होगी तो एक ही राशि। तो विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, डिटेल इसका देखते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। या किसी बिंदु पर स्थित इकाई बिंदुवत धनावेश में संग्रहित विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव के बराबर होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है और विद्युत विभव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखा आपने कि 5 प्रश्न जो हैं ये फिजिक्स से पूछे गए इसमें। इसके बाद केमिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो पहला प्रश्न इसमें है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास। देखिए, किसी भी चीज़ की जब रिस्पायरेशन रेट आप घटा देते हैं तो वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है पूछा गया है। तो किसका नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है। तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल आरएनए और डीएनए का एक आवश्यक अवयव, जबकि कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नाइट्रोजन नहीं है। रासायनिक रूप में कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं ये जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, तो न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 में पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया। बिग बैंग के बाद जो बेहद आरंभिक न्यूट्रिनो पैदा हुए थे वे आज तक हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। सौर केंद्र में परमाणु संलयन की वजह से जो न्यूट्रिनो उत्पन्न हुए वे पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं। प्रति सेकंड लगभग 100 खरब न्यूट्रिनो सूर्य और अन्य पिंडों से उत्सर्जित होकर हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो न्यूट्रिनो में क्या है, शून्य आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियोधर्मिता से रिलेटेड। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है और दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है। तो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, जाहिर सी बात है। तो रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तथा इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव क्या है वो ब्यूटेन होगा। तो एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को मुख्यतः रसोई गैस के रूप में भी जाना जाता है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्तमान में एलपीजी का प्रयोग शीतलक के रूप में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः आधिकारिक प्रयुक्त होने लगी है क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं होता है। तो 5 प्रश्न फिर केमिस्ट्री से पूछे गए। अब जीव विज्ञान में देखते हैं कितने प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है इसमें, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है, तो वो निकलता है परासरण के कारण। तो खीरों को काटकर यदि नमक डाला जाए तो उसमें परासरण की क्रिया के कारण पानी निकलता है। परासरण 2 भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रक्रिया की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें घोलक के अणु बिना किसी बाह्य ऊर्जा का प्रयोग के अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। तो परासरण के बारे में ये सारी डिटेल थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो वो मोरेसी कुल के पौधों से। तो मोरेसी कुल के पौधों से टापा बनाया जाता है। मोरेसी सहतूत परिवार की लगभग 40 प्रजातियों तथा पर्णपाती या सदाबहार पेड़ों और झाड़ियों की लगभग 1000 प्रजातियों के समूह को कहते हैं। मोरेसी परिवार के पौधे में दूधिया लेरेक्स होता है और इसमें वैकल्पिक सी विपरीत पत्तियों और छोटे पंखील नर मादा फूल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, अभिकथन। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो जाहिर सी बात है सभी तो नहीं कर पाएगा वो, तो ये गलत हो जाएगा, आर सही होगा। तो विटामिन एक क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के रोगों से रक्षा तथा सामान्य वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। तो विटामिन डी और के, इसका भी आउटर सोर्स लेना पड़ता है हमें। विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल है और ए डी के जो है ये फैट सोल्यूबल है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है
कि जो विटामिन बी है और सी है ये पानी में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी और के जो है ये वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सही है पूछा गया है इसमें। तो विटामिन ए का स्रोत गाजर, पीली मक्का, विटामिन सी का स्रोत नींबू, विटामिन डी का स्रोत कार्ड मछली तेल, और विटामिन B6 का स्रोत क्या है, धान का चोकर। इसमें से पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, होगा छूट गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नींबू और संतरा दोनों होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो यहाँ पे रेटिनॉल होगा, जिसको हम विटामिन ए कहते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और इस विटामिन की खोज एल्मर बी मैकुलम और मार्गोराइड डोकिस ने 1913 में की थी। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन आँखों के वर्णक के रोडोप्सिन के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोऑप्थेल्मिया, कुपोषण इत्यादि हो जाते हैं। कुछ डिटेल देख लेते हैं विटामिन और उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से रोग क्या क्या। तो B1 का नाम है राइबोफ्लेविन और त्वचा संबंधी रोग होगा। B7 का नाम है नियासिन, पेलाग्रा नामक रोग होगा। और B9 का मतलब होता है, इसका जो रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और रक्तलपता होगा इसका वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो नाइट्रेट की उपस्थिति से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम शिशुओं में होने वाली एक घातक बीमारी है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चों के होंठ, शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। यह नाइट्रेट होमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के वहन को कम करके रक्त के परिवहन की क्षमता को घटा देता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण इसका जो मुख्य कारण वही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो चेइलोसिस नामक रोग होता है राइबोफ्लोविन की कमी से। इस रोग में मुंह के एक या दोनों कोनों की ओर छोटी छोटी दरारें और जलन होती है। मुंह के कोनों पर इकट्ठा होने वाले थूक से बहुत से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जिसे कोणीय ओष्ठशोथ यानी चेइलोसिस, इसका हिंदी ये है, होता है। नकली दांतों या मिट लगाने या मास्क पहनने से इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। तो नींद की बीमारी जो है ये मच्छर वाहित नहीं, बाकी इसमें सारे मच्छर से होने वाले रोग हैं। निद्रा रोग जो है मच्छर वाहित रोग नहीं है। यह रोग परजीवी ट्रिप्नोसोमा ब्रुसाई गैम्बियस के कारण होता है। यह परजीवी मानव शरीर की एक मक्खी, जिसको सीसी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है, काटने से पहुंचता है। इस रोग की शुरुआत में बुखार आता है, फिर बदन दर्द होता है और आगे चलकर शरीर संतुलन न होने से मानसिक भ्रम पैदा होता है और शरीर सुस्त पड़ जाता है। ठीक है, बाकी और जितने हैं वो मच्छर के काटने से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म का मतलब ये होता है भोज्य पदार्थ से होने वाला एक विषैलापन, उसको बाटुलिज्म कहा जाता है। बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला एक विषैलापन है। बाटुलिज्म एक दुर्लभ और संभावित घातक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु द्वारा निर्मित विष के कारण होती है। इस रोग की शुरुआत कमजोरी, धुंधली दृष्टि, थकान महसूस होता है और बोलने में परेशानी होती है। इसके बाद बाहों, छाती, मांसपेशियों और पैरों में कमजोरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सारी डिटेल आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेलित है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल। और हड्डियों में उपस्थित कौन सा यौगिक होता है, तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। और आमाशय में उपस्थित अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन सी दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है। तो एल्यूलाई है। तो एल्यूलाई वह जगह है जहाँ फेफड़े और रक्त सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करते हैं। हवा से श्वास लेने वाली एल्यूलाई रक्त में जाती है, फिर पूरे शरीर में ऊतक तक जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के ऊतकों से रक्त में यात्रा करती है और श्वास लेने के लिए एल्यूलाई में गुजरती है। तो नाव का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण करता है। तो वो सहायक कली है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सहायक कली। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 2021 के पेपर में 10 प्रश्न तो आ गए बायोलॉजी से, और इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री से पूछे गए 5 प्रश्न, ये हो गए 15। और उसके बाद फिजिक्स से देखें तो यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे गए, तो ये 20 प्रश्न हो गए। यानी 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वहाँ पे 20 प्रश्न पूछे गए पूरे,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला के। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा में सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कौन कौन से प्रश्न आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लगभग हैं, तो यहाँ पे आपको सभी सेपरेट मिल जाएंगे, जैसे फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने और बायो में कितने। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया भौतिक विज्ञान का, कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। फोटो सेल को फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला बीम होता है और दूसरा क्या होता है, प्रकाश फैलाने वाले। दोनों का ही जो प्रमुख स्रोत होता है वो प्रकाश होता है। कोलिमेटिंग लेंस प्रणाली फोटो सेंसिटिव सेल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो सेल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नियोप्रीन जो है ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन आदि बहुलक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, जबकि नियोप्रीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबड़ है जो क्लोरोपीन का बहुलकीकरण करके बनाया जाता है। नियोप्रीन का रासायनिक स्थायित्व क्या होता है, अच्छा होता है। यह अधिक ताप परिवर्तन होने पर भी लचीला बना रहता है। तो नियोप्रीन क्या होगा, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होगा। बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है और पॉलीथीन क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। इसके बाद तो यहाँ पे 2020 में आप देख रहे हैं केवल 2 प्रश्न पूछे गए फिजिक्स से। अब इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो केमिस्ट्री में 2 सूचियाँ दी गई हैं, पदार्थ और उनके अनुप्रयोग, आपस में इनको मैच करना है। हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नीला थोथा ये कवकनाशी से रिलेटेड है। ईओसिन क्या है, लाल स्याही होती है। सिल्वर आयोडाइड क्या है, ये कृत्रिम वर्षा से रिलेटेड। और जिंक फॉस्फाइड क्या है, ये एक रोडेंट नाशी है यानी कृतकनाशी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें अगर केमिस्ट्री का 2020 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो कृत्रिम पदार्थ क्या नहीं है, तो फाइब्राइन नहीं है। बाकी लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन ये सारे क्या हैं, ये आर्टिफिशियल पदार्थ हैं। लेक्सान, नियोप्रीन और टेफ्लॉन कृत्रिम पदार्थ हैं, जबकि फाइब्राइन कृत्रिम प्राकृतिक रूप से पदार्थ नहीं है। फाइब्राइन की उत्पत्ति पौधों, जीवों व भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इसका प्रयोग रस्सियों, कागज और अन्य चीज़ों के उत्पादन में होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है, किसका, फाइब्राइन का। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन नेसेसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान लिया नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया, अब जैसे यहाँ पे आ गया फाइबर ऑप्टिक केबल में किसका उपयोग अधिकतम होता है, तो आपको एक सीधा सा ऑप्शन मिल गया कि फाइब्राइन जो है ये एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है और सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कहाँ होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु और उनके गुणधर्म हैं, आपस में इनको मैच करना है आपको। तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है यहाँ पे। तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। सोडियम क्या है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सीसा या लेड क्या होता है, उसमें का कुचालक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपस में करेक्टली मैच है। तो केमिस्ट्री से आप यहाँ पे देख रहे हैं केवल 3 प्रश्न पूछे गए 2020 में। अब हम आते हैं जीव विज्ञान पे कि जीव विज्ञान से कितने प्रश्न पूछे गए 2020 में। तो इसमें पहला है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो आमाशय में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ होता है। इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखते हैं। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्टिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पेप्सिन जो है वो पेप्टोन में किस एंजाइम या किस रस के थ्रू बदलता है, तो वो जठर रस के थ्रू बदलता है। जठर रस का निकलना गैस्ट्रीन नामक हार्मोन के उत्तेजित होने से होता है। जठर रस अम्लीय और पोषण नली में फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। यह चवर्ण के पश्चात छोटी आंत के भीतर बीच में स्थित होता है। आमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, कौन कौन सा, तो बायां कार्डिक भाग, दाहिना पाइलोरिक भाग और जो दोनों के मध्य का फंडिक भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है कौन सा सही है। तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और दूसरा है यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। साथ ही मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा होता है, उनके करीब ही स्थित होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन के भीतर
अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीव डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध संरचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। जीव यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिकी लक्षणों को धारण कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अर्थात इसी में हमारी आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, या हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? तो ये जीन से रिलेटेड हैं। तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो उसको कहा जाएगा म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो चावल जो होते हैं तो उनको अगर पॉलिश किया हुआ चावल हम खाते हैं तो हमें बेरी बेरी रोग हो सकता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके फलस्वरूप वायवीय कार्बोहाइड्रेट उपापचय कम हो सकता है। परिधीय तंत्रिका सूज जाती है एवं दर्द होता है। लकवा के लक्षण विद्यमान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऊतकों में द्रव एकत्रित हो जाता है। इसे हाथों पैरों का एडिमा तथा हृदय में द्रव एकत्रित हो जाने से हृदय एडिमा कहते हैं। विदित है कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषणजन्य रोग है। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन में आपके काफ़ी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार? कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देंगे, कहीं का भी देख लीजिए, चाहे वो UPPCS प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, RO का बात कर लीजिए, या BPSC या MPPCS या UPSSC, आपको ये प्रश्न मिल जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो बिल्कुल इसको रट जाइए। हम विटामिन के का स्रोत देख लेते हैं। तो हरी सब्जियां हैं, कोलाइड्स हैं, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, धनिया, सूखे मेवे, तो ये सारे जो हैं वो विटामिन के अच्छी स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो वो मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन एक लौह युक्त प्राकृतिक पदार्थ है। मायोग्लोबिन लौह और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन सामान्य रूप से कशेरुकी के मांसपेशियों के ऊतक और लगभग सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन से संबंधित नहीं है, जो रक्त में लोहा और ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है। विशेष रूप से लाल रक्त कणिकाओं में मनुष्यों में मायोग्लोबिन केवल मांसपेशियों की चोट के बाद रक्त प्रवाह में पाया जाता है। यह मांसपेशियां ऊतकों का प्राथमिक ऑक्सीजन वाहक वर्णक है। मांसपेशियां कोशिकाओं में मायोग्लोबिन की उच्च सांद्रता जीवों को लंबे समय तक अपने सांस पकड़ने की अनुमति देती हैं। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन जो होगा इसमें लोहा पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कथन और कारण है। तो सुक्रोज यानी शर्करा की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, और जो कारण इसका दिया गया है कि प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर को शुगर के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों तो सही है, बट आपस में एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जल अपघटन के बाद सुक्रोज के ध्रुवण घूर्णन की दिशा पलट जाती है। इस प्रक्रिया को सुक्रोज का प्रतीपन कहा जाता है। इस प्रकार जल अपघटित सुक्रोज ग्लूकोज व फ्रैक्टोज का समअणुक मिश्रण प्रतीप शर्करा कहलाता है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, क्योंकि प्रतीप शर्करा में सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो हींग वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग सौंफ प्रजाति का एक ईरान मूल का पौधा है। ऊंचाई वही 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास। ये पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक के मैदान में फैले हुए हैं। भारत में हींग कश्मीर और पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों में पैदा होता है। हींग एक 12मासी शाक है। इस पौधे को विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों के रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो ये 2020 का आपने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे बायोलॉजी से 8 प्रश्न पूछे गए। तो 8 प्रश्न इससे पूछे गए, और उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से पूछे गए आपके 3 प्रश्न, और फिजिक्स से आपके पूछे गए कितने? 2 प्रश्न। ठीक है, तो 8 और 5 13 प्रश्न पूछे गए कुल मिला के 2020 की परीक्षा में। किससे? विज्ञान से। ठीक है, चलिए 2019 का देखते हैं। तो 2019 में कितने प्रश्न पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से? तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है।
तो उसका कारण है संचालन, और संवहन और विकिरण, ये दोनों ही कारण हैं इसी वजह से। ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच निर्वात होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए थर्मस में रखा द्रव यदि ठंडा है तो ठंडा रहेगा, और यदि गर्म है तो लंबे समय तक वो गर्म बना रहता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार डेवर ने किया था, इसीलिए इसे डेवर फ्लास्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर है, नेपथलीन है और शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है? तो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती अवस्था में परिवर्तन नहीं होती, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण वही कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ है। ठीक है, तो सब्लिमेशन ये हो गया। एवेपोरेशन के बारे में डिटेल आपको पता होगा, डिफ्यूजन क्या होता है और रेडिएशन, इन सारे की डिफिनीशन आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। एक्सप्रेशन देखते हैं, जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्व आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों का होता है, जब वायुमंडल से गुजरता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है। तो अलवणीकरण है वो समुद्री जल होगा। प्रतिलोम परासरण मतलब पेयजल, जिसको हम आरओ कहते हैं। और विकृतीकरण ये प्रोटीन से रिलेटेड है। पाश्चुरीकरण दूध का होता है, दूध का निर्जलीकरण होता है, चाय से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो उसका क्या होगा? उसका जो रेडियस होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन का बुलबुला साबुन वाले पानी की बेहद पतली फिल्म है जो हवा को घेरती है तथा एक चमकदार सतह के साथ खोखला क्षेत्र बनाती है, और जब प्रकाश बुलबुले पर पड़ता है तो बुलबुला चमकता है। साबुन बुलबुले में दिखाई देने वाले रंग पतली फिल्म के सामने और पीछे की सतह को प्रतिबिंबित करने वाले प्रकाश के हस्तक्षेप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी त्रिज्या क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। इसके बाद फिर केमिस्ट्री का देखते हैं। तो फिजिक्स यहाँ लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में सूची दी गई, आपस में इसको आपको मैच करना है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो केवलार संश्लेषित रेशा है, टेक्साल क्या है, कैंसर रोधी दवा है, जिंक फॉस्फाइड क्या है, रोडेंटनाशी है, और नाइट्रोसोल्यूलोज क्या है? तो एक विस्फोटक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहला है ब्लैक गोल्ड, तो ये 2019 में यूज किया गया। उसके बाद ग्राफीन है, ये 2004 में यूज किया गया। फुलरीन है, ये 1985 में किया गया, और केवलार जो है 1964 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थ और उनका उपयोग पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का जो होता है वो आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस यानी जो गठिया के उपचार के लिए किया जाता है। और दूधिया मैग्नीशिया, इसको ये प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। दूधिया जो होता है वो मैग्नीशिया एक प्रति अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में जो है वो कैल्शियम विद्यमान है। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के 2 अणु उपस्थित होते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम आकृति में दानेदार संगमरमर सदृश होता है। इसे हरसौंठ या सेलेनाइट या सेलखड़ी भी कहते हैं। किसको? जिप्सम को। इसके बाद जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो राजस्थान में होता है। जिप्सम का उपयोग मिट्टी को मुलायम बनाने के हेतु किया जाता है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोरेट जो है एक शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट
प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका उपयोग जलीय विलयन बीजों की क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग प्रायः जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। क्लोरोफॉर्म एवं क्लोरीन गैस बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा केमिस्ट्री से भी 5 प्रश्न पूछे गए, फिजिक्स से भी 5 प्रश्न पूछे गए। अब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं 2019 में। तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो फिनाल एवं फ्लोवेनाइड की उपस्थिति के कारण तुलसी का औषधीय महत्व है। ये प्रश्न बीपीएससी में सीधा सीधा पूछा गया है। तुलसी का मतलब ऑसिसम सेक्टम एक द्विबीजीय तथा शाकीय औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटोरसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रवाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और स्वास्थ्य संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तुलसी के पत्ते के अर्क में फिनाल, फ्लेवोनाइड, सेपोनिन और ग्लाइकोसाइड आदि उपस्थित होता है जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो तुलसी के अर्क में क्या क्या पाया जाता है? तो फिनाल और फ्लेवोनाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वो अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मानव शरीर में अग्नाशय क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेसिन जैसे कई जरूरी हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। साथ ही यह एक अग्नाशय रस निकालने के लिए बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अग्नाशय का 2 मुख्य कार्य होता है। तो बहिस्रावी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है और अंतःस्रावी यह मुख्यतः रक्त में जो शर्करा होता है उसको विनियमित करता है। ठीक है, तो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है? तो वो अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है। और कारण है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का संश्लेषण करता है मानव शरीर। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर द्वारा विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B6, B7, B9, B12 और विटामिन ए और विटामिन के मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो इतने सारे विटामिन को आप नोट करके रखिएगा बिल्कुल। मानव शरीर का अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण कर सकता है तथा विटामिन डी का संश्लेषण कर सकता है। तो यहाँ पे ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे विटामिन और प्रचुर स्रोत बिल्कुल मैच है। विटामिन B6 धान की चोकर जिसको राइस वैन कहते हैं, और विटामिन B2 जो है ये दूध, मांस, पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन ई जो है गेहूँ और अंकुर तेल। विटामिन के जो है वो अल्फाल्फा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो विटामिन B2 जो है ये कार्ड यकृत तेल नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? दूध, मांस और पत्तेदार सब्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो वही बेरी रोग हो जाता है, ऊपर हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। तो क्या नहीं करता है? तो HIV परीक्षण को सम्मिलित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से अभाव होता है। तो लोहे का अभाव होता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माँ के दूध में मुख्यतः जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, और दूसरा वे उस शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं। तो दोनों ही चीज़ें करेक्टली मैच हैं। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ये भोजन को पचाने में, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं या शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ ये उत्पादित होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तिलचट्टा क्या है? एक कीट होता है जिसका रक्त सफ़ेद होता है। यह इंसेक्टा वर्ग का जंतु है
और तिलचट्टे विशेष अनुकूलन के साथ ही सामान्यीकृत कीड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है यहाँ भी। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है। एस्पार्टम क्या है, तो ये संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन क्या है, विशिष्ट रबड़ है, रबड़ नहीं है खाली। रेयान क्या है, एक विनिर्मित फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो कपास क्या है, कपास प्रोटीन नहीं है। बाकी ये जो दिया गया केश है या जो बाल होते हैं, ये गलत टाइप हुआ है। स्पाइडर सिल्क है या खुर है, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि कपास एक क्या है, मुलायम रोएदार रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीच के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। कपास लगभग पूरी तरीके से किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। कपाल मालवेशी कुल का सदस्य है, इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो ये जो है 11 प्रश्न पूछे गए 2019 में बायोलॉजी से, हम देख लेते हैं पूरा। और उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री से बात करेंगे तो 5 प्रश्न पूछे गए, और मुझे लगता है फिजिक्स से भी कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो अगर आप 2019 का पेपर में मिलाएंगे तो आपको 21 प्रश्न मिलेंगे। किससे, सामान्य विज्ञान से। भौतिक से कितने, रसायन से कितने और जीव से कितने, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, चलिए 2018 का देखते हैं कि 2018 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कितने कितने प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन ने किया, तो एक्सरे मशीन का 1895 में किया था। एक्सरे एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 10 से लेकर के 0.01 नैनोमीटर तक की होती है। एक्सरे मशीन का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का आयनकारी विकिरण है। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया है। इन किरणों की खोज के लिए प्रोफेसर रॉन्टजेन को 1901 में भौतिक का पहला नोबेल प्राइज़ जो प्रदान किया गया, तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा, तो वो इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा, हम देख लेते हैं। तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। किसी माध्यम में हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम के ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वायु और सारी चीज़ें नहीं है। तो ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ठोसों में ध्वनि की तीव्र गति से गमन होती है, द्रव में कम गति से गमन होता है। गैसों में उससे भी कम होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तरंगें हवा की तुलना में 17 गुना तेजी से यात्रा करती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल के स्तर प्रदर्शित करता है, तो उसको 20 डेसिबल में नापा जाता है कि अगर मान लिया पत्तियां जो सरसरा रही हैं तो वो 20 डेसिबल की आवाज़ करेंगी। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। किसी वस्तु में 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या होता है, मानव कान सुन सकता है। उल्लेखनीय है कि वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम होती हैं उनको अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। जबकि 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इन्हें श्रव्य कहा जाता है। और पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं जो 20,000 कंपन से भी अधिक होती हैं, जिनको भी मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपने ध्वनि तरंगों का जो पूरा क्लासिफिकेशन था, श्रव्य क्या है, अपश्रव्य क्या है, पराश्रव्य क्या है, उनकी लिमिट क्या क्या होती है, और जो ह्यूमन ईयर के बारे में डिटेल थी वो सारी आपने यहाँ पे देखी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसमें ऊर्जा अधिकतम होती है, तो एक्सरे किरणों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। डिटेल देखते हैं। तो एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका उपयोग चिकित्सा के निदान के लिए भी किया जाता है। एक्सरे का तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी किरणों से छोटा और गामा किरणों से लंबा होता है। खुली जगह में ये सीधी रेखा के रूप में गति करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र द्वारा ये किरणें विक्षेपित नहीं होती। सामान्य प्रकाश की तरह ही ये किरणें भी अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण की घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। एक्सरे की खोज 1895 में रॉन्टजेन ने की, जो इसके बारे में पहले ही डिटेल हमने इसी उसमें देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए जहाँ तक रही बात क्वेश्चन को रिपीट करने की, तो ये पूरा पेपर आप देख ही रहे हैं, या हमने और भी जितने किए हैं, या चाहे आप पॉलिटी को ले लीजिए या हिस्ट्री को लीजिए या फिर आप इन्वायरमेंट को ले लीजिए, तो आप अगर 5 साल 6 साल का पेपर देख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको क्वेश्चन रिपीट करके ना मिले या चीज़ें रिलेट करके ना मिले। इसीलिए जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको पढ़ना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
तो निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। वायु और निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। जबकि कॉस्मिक किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं। इलेक्ट्रॉन वैद्युत आवेश युक्त मूलभूत उप परमाणुविक कण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो अर्धचालक जिनकी विद्युत चालकता चालकों में कम किंतु अचालकों से अधिक होती है उनको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, सल्फाइड्स है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, ये इसके सारे उदाहरण हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। इस कारण अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों की चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत प्रतिरोध या प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या होगा, एक सेमीकंडक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए अक्सर हमें कन्फ्यूजन होता है बट वो नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवादी थे। इन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए भी जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता और सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। ठीक है, तो 2018 में आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 प्रश्न पूछे गए फिजिक्स से। केमिस्ट्री से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए। तो ग्राफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। डिटेल देखते हैं। ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इसकी खोज आंद्रे जीम और कॉस्टांसिन नोवोसोलोव ने की। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत है, ये ग्राफीन है। ग्राफीन को दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना गया है। ये स्टील से भी 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये हाई कंडक्टिव के साथ साथ फ्लैक्सीबल भी होते हैं। ग्राफीन के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। तो उसको कहते हैं पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धुंध अर्थात वायु प्रदूषकों के मिश्रण के एक गौण प्रदूषक के रूप में उपस्थित होता है। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली उत्तेजक है तथा पेरॉक्सी इथेनोइल रेडिकल्स एवं नाइट्रोजन गैस में घुल मिल जाता है। यह एक टीयर गैस अर्थात अश्रुजनक पदार्थ भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। तो मीथेन है जो मुख्य भाग होता है नेचुरल गैस का। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन गंधहीन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती हैं। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन्स है। जब यह गैस सतह और वातावरण में पहुंचती है तो मीथेन के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से आपने 3 प्रश्न देखे। यहाँ अब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, कितने प्रश्न पूछे गए। तो पहला इसमें प्रश्न दिया है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला सरीसृप, पहला कीट, कवक वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अकॉर्डिंग टू जब ये सब आए आपको ये व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा। तो सबसे पहले क्या आए, तो कवच वाले जीव आए, फिर पहला कीट आया, फिर पहली सरीसृप आया, फिर पहला स्तनधारी आया। इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। तो मोती जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता। बाकी रेशम है, शहद है, लाख, ये सारे कीटों से प्राप्त होते हैं। मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा संकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप करके बनाया जाता है। रेशम कीट एक ऐसा जीव है जिससे रेशम बनता है। रेशम के कीट शहतूत के पत्तों पर होते हैं। मधुमक्खी भी एक कीट है जो शहद का निर्माण करती है। लाख भी कोरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली एक प्राकृतिक रत्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो वो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंसन ने प्रस्तुत किया था। डीएनए की बनावट डबल हेलिक्स की तरह है। इसका नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड रखा गया है। डीएनए एक अणु है जो एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखता है। हमारे शरीर की
हर कोशिका में लगभग एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ठीक है, यहाँ पे तो सारे विटामिन सी के स्रोत हैं, लेकिन पूछा जाए सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, तो वहाँ पे आएगा आंवला। तो खट्टे रसदार फल जैसे नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। इसी की कमी से मानव में एस्कर्बी रोग होता है। विटामिन सी हड्डियां, दांत और ऊतकों के रखरखाव के लिए आवश्यक है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। इसी विटामिन की कमी से शरीर में थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों से खून आना आदि समस्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा। तो रेंटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, ये प्लाज्मेट और गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत जो है ये ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड होगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर से रिलेटेड होगा, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं होगा। तो ये जीव विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे गए 2018 में। और इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 3 प्रश्न पूछे गए, और 5 और 3 8 हो गए। और उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 प्रश्न पूछे गए। तो ये 8 और 7 कितने हो गए, 15 प्रश्न पूछे गए 2018 में सामान्य विज्ञान से। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्या था क्या नहीं, वो सारा आपने यहाँ पे डिटेल में देखा। तो ये पूरी डिटेल थी 2018 से लेकर के और 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए, फिजिक्स से अलग, केमिस्ट्री से अलग और बायो से अलग, वो सारे प्रश्नों को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं, साइंस का वेटेज कितना है 150 क्वेश्चंस में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। और दूसरी चीज़ कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनमें इन 5 सालों से या 6 सालों से लगातार प्रश्न उठाए गए हैं। उन सारी टॉपिक्स को हमें विशेष तौर पर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, आप चैनल देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए अगर पसंद आ रहा है, और दूसरों को शेयर करने के लायक है तो प्लीज़ उनको शेयर भी करिए आप। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।